हेलो दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं एक नई कहानी बिकाऊ पति। ये पार्ट फर्स्ट है। और आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिखा, ही तैयार हुई या नहीं? अच्छे से तैयार करना, कोई कमी न रह जाए। शिखा की सास शिखा को आवाज लगाते हुए बोली। शिखा हीर के बाल बनाते हुए उत्तर दिया, जी माँ जी, बस हो गई। माँ के ठीक तो लग रही हूँ ना? हीर आईने में खुद को निहारती हुई बोली। शिखा हीर को ध्यान से देखती हुई आंखों में पलकों के बांध से रोके हुए आंसू लेकर बोली, ये बेटियां ना जाने क्यों इतनी जल्दी सयानी हो जाती हैं और फिर शादी करके पराई हो जाती हैं। अपने आंखों से काजल लेकर के हीर के कान के पीछे लगाई हुई और बोली, नजर न लग जाए मेरी राजकुमारी को। माँ तुम रो रही हो? हीर उदासी से अपनी माँ की ओर देखते हुए हाथ पकड़कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत काम है, देखूं तो सही नाश्ते का गोपी ने सब तैयार किया है या नहीं? शिखा आंसू को पोंछते हुए बोली। शिखा, सब तैयार है ना? सुधीर ने थोड़ा कड़क सी आवाज में पूछा। शिखा, हाँ जी, जरा हमारी बेटी को देख लीजिए, वो कितनी सुंदर लग रही है। हीर कुछ प्यार भरे शब्दों की उम्मीद से अपने पिता की ओर देखने लगी। सुधीर बोले, ये फालतू की बातें मुझसे ना कहा करो, लड़के वाले आते ही होंगे, ये सब तुम सब आपस में देख लो। हीर की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। उदास ना हो हीर, शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली। कमरे के बाहर से शिखा की सास आवाज लगा के बोली, अरे मेहमान आ गए, कहाँ है सब लोग? सुधीर, शिखा और शिखा की सासू माँ सब मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर आए। लड़का और उनके पिताजी और उसकी माँ आए थे, साथ ही मदन लाल जिन्होंने रिश्ता बताया था, बिचौलिया। सभी लोगों को ससम्मान बैठक में बैठाया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर लड़के के पिता गंभीर मुद्रा में थे। मेहमानबाजी शुरू हुई। शिखा हीर के विषय में बोलने लगी, हमारी बेटी बहुत सीधी सरल है। उसने अभी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, वो आगे भी पढ़ना चाहती है और वकील बनना चाहती है। और वो इसी बीच अनिल दीक्षित लड़के विनय के पिता बोल पड़े, मदन लाल जी, आपको बता दिया था ना हमारी मांग के बारे में? आप बता दीजिए आपसे हो पाएगा या नहीं। और हाँ, हमें लड़की को कोई नौकरी नहीं करानी, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो भीमा विनय की माँ की तरफ ही घर पर ही रहे। सुधीर ने बोला, देखिए दीक्षित जी, आपकी मांग में सब तो ठीक है, पर अपने 10 लाख की कार और 3 लाख की बुलेट बाइक के साथ जो 6 लाख का कैश बोला है, वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप उसमें से 5 लाख कर दे तो। इतने में ही अनिल दीक्षित तेज आवाज में बोले, हमारा बेटा जल निगम के उच्च अधिकारी है, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। शिखा का मन ये सब देख बहुत दुखी और चिंतित हो रही थी। वो सोच रही थी, इन लोगों ने एक ही बार मेरी बेटी के विषय में नहीं पूछा, वो कैसी है, क्या चाहती है, जिन्हें बस दहेज से ही मतलब। सुधीर बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शिखा को सुधीर के बात पर बहुत आश्चर्य लग रहा था। वो सोच रही थी, सुधीर ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारी बेटी इनके साथ कैसे कैसे खुश रह सकती है। ये तो बस जैसे अपने बेटे का मोल बता रहे हो। सुधीर अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं या खरीद रहे हैं। माहौल सुधीर की बात से थोड़ा शांत हुआ। फिर अनिल दीक्षित जी की पत्नी ने शिखा से हीर से मिलने की इच्छा जताई, पर शिखा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं बैठी रही। ये देख सुधीर ने शिखा को हिलाते हुए दिए वहीं बैठी रही, ये दुख। सुधीर ने शिखा को हिलाते हुए बोला, क्या क्या हुआ, जाओ हीर को ले जाओ। शिखा कोई ख्याल में खोई हुई थी। सुधीर के हिलाने से वो थोड़ा चौंक गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी, बस अभी लाती हूँ।
वो हीर के कमरे की ओर गई। हीर के उदास और चिंता में बैठी थी। अपनी माँ के गले लगा के बोली, माँ, इन लोगों की बातों से लग रहा है इन्हें हमसे नहीं, बस दहेज से प्यार है। हमारे सारे सपने सब खत्म हो जाएंगे। माँ शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक साहस भरी आवाज में बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ नहीं चलने दूंगी, जाने दूंगी। सुधीर ने आवाज दी, शिखा इतनी देर लगेगी? और हीर को लाने में? थोड़ी देर में शिखा बाहर आती है। सुधीर शिखा को अकेले देख गुस्से में बोला, तुम्हें क्या समझ नहीं आता? बोला है ना, जाओ हीर को ले आओ। शिखा बिना कुछ बोले अनिल दीक्षित के सामने हाथ जोड़कर बोली, आप लोग यहाँ आए उसके लिए दिल से धन्यवाद, पर मुझे अपनी बेटी के लिए बिकाऊ लड़का नहीं चाहिए। बिकाऊ शब्द जैसे ही अनिल दीक्षित के कान में पड़े, वो इस प्रकार तिलमिला गए मानो जैसे उस पर किसी के मारने का इल्जाम लगा दिया हो। सुधीर भी गुस्से से भर गया। उसने शिखा को हाथ पकड़ के झटकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बीच में बोलने की? अपनी हद में रहो। किसी हक से तुमने ये सब बोला? शिखा का मानो सब्र के सभी बांध टूट गए हों। वो तेज आवाज में साहस के साथ बोली, माँ हूँ मैं हीर की, और अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करेंगे हम। ये सुन अनिल दीक्षित गुस्से में और तेज आवाज से बोले, हमें आप लालची बोल रही हैं, इतनी बेइज्जती कर रही हैं। हमारे मांगे तो फिर भी बहुत कम है। आपको क्या लगता है बिना दहेज को आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मदन लाल जी से पूछिए, हमारे यहाँ कितने रिश्ते की लाइन लगी हुई है। हम अब नहीं रुकेंगे यहाँ, चलो यहाँ से। उनका पूरा परिवार वहाँ से जाने लगा। सुधीर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। अनिल दीक्षित एक तीखी सी मुस्कान के लिए बोले, लगता है सुधीर जी आपकी घर में चलती नहीं है, बस भाभी जी की चलती है। हम भी देखते हैं बिना दहेज के आप अपनी बेटी की शादी कैसे अच्छे घर में कैसे करते हैं। जिस उसके जाने के बाद सुधीर और शिखा की सास दोनों शिखा पर अपना गुस्से लिए बरस पड़े। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मामले में बोलने की? तुम्हें कुछ समझ भी है? इससे पहले तो तुम्हारे मुंह से कभी तेज आवाज भी नहीं निकली, आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई? शिखा मुंह नीचे किए सब कुछ सुनने जा रही थी। सास बोली, अरे तुझे अपने कदम कम दहेज में ले आए तो क्या हर कोई हमारे जैसे होगा? ये सुन शिखा भी चुप न रह गया। वो बोली, आप लोग आज जिस घर में हैं वो मेरे पिताजी ने दिया है, और आपके बेटे का जो घर में है वो मेरे पिताजी ने दिया है, और आपके बेटे का जो बिजनेस चल रहा है उसे शुरू करने के लिए भी मेरे पिताजी रुपए दिए हैं। सुधीर ये सब सुन के गुस्से में बिल्कुल तिलमिला गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी हद भूल गई है। इतना बोल मारने के लिए हाथ उठाता है। शिखा ने साहस के साथ उसका हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं, बहुत सह लिया, पर अब बात मेरी बेटी की है। मैं अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। इतना बोल शिखा हीर के कमरे में चली गई, जहाँ हीर सारी बातें सुन के आंखों में आंसू लिए दुखी मन से बैठी थी। माँ को देख गले लग गई, रोते हुए बोली, माँ, आज तक आप पिताजी के पिताजी के आगे कुछ नहीं बोली, बस जिन्होंने कहा उसको ही आपने अपनी मर्जी बना ली। आज ये साहस मेरे लिए माँ कैसे आया? शिखा रोते हुए बोली, बेटी, ये साहस मेरे परिवार वाले ने मेरे लिए मेरी शादी से पहले दिखाया होता तो आज मेरी दशा मेरी पति के आगे ऐसी ना हो रहती। मैं हार गई हूँ। मीरा, तुम जीत गई। तुम सही थी। खुशियाँ किस्मत से मिलती हैं, खरीद कर तो बस सम्मान आता है। हीर बोली, मैं कुछ समझ ही नहीं माँ, ये मीरा कौन है? आप किसकी बात कर रही हैं? शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, एक मेरी सहेली जिसे मैं हर समय जितना चाहती थी। मेरी जिद थी, मेरी किस्मत में उससे ज़्यादा सुख और खुशियाँ हैं। कितना कुछ किया मैंने, किस हद तक गई, और वो बिना कुछ करे ही जीत गई। हीर बोली, माँ कैसे जीती? ये कौन सी प्रतियोगिता थी? शिखा ने बताया शुरू किया,
बताना शुरू किया। हम बचपन से ही साथ पढ़ते थे। वे हमारे ड्राइवर रघु काका की बेटी थी। हम दोनों बहनों जैसे ही रहते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पिताजी ने मेरे जिद से उसको भी मेरे विद्यालय में ही दाखिला दिलवा दिया। हम साथ में ही विद्यालय जाते थे। वो पढ़ने में हमसे आगे ही रहती थी। वो हमसे कक्षा में प्रथम आती थी और मैं बस पास ही मुश्किल से होती थी। मुझे इस बात से बड़ी बुरा नहीं लगता था कि उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आए, बल्कि इस बात से गुस्सा आता था कि उसके कारण पिताजी हमें कम नंबर के लिए डांटते थे। कहने को सब था मेरे हमारे पास, और उसके पास बस उसके पिताजी और उसकी हमारे यहाँ की नौकरी, लेकिन फिर भी तारीफ के लिए उसका नाम ज़्यादा रहता था। सबके मुंह पर ये बात हमें हमेशा खटकती रहती थी। हम लखनऊ में रहते थे। तब मनोज काका बताते थे कि जब मैं 4 साल की थी तब माँ कैंसर से लड़ते हुए चली गईं, जिसके कारण पिताजी ने मुझे पालने के लिए एक महिला ममता के ममता को काम पर रख लिया, जिसको मेरा ध्यान रखने के लिए वेतन दिया जाता था। मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिताजी को बहुत चिंता रहती, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सब बोलते सब कुछ ठीक है, पर फिर बार बार बीमार पड़ने का कारण समझ नहीं आता। ऐसे ही 3 महीने बीतने को थे। कई लोगों ने पिताजी को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, पर पिताजी माँ से इतना प्यार करते थे कि कभी भी उनकी जगह किसी और को नहीं दी। एक दिन पिताजी की तरह अपने ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने याद आया कि उनकी मीटिंग की फाइल घर पर ही रह गई। उन्होंने ड्राइवर मनोज काका से बोला, कार वापस घर की ओर ले चले। पिताजी घर पहुंचकर नौकर को आवाज़ लगाई। घर पर बाहर से माली ने आकर बताया कि सब्जी लेने गया है और दूसरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आया। पिताजी ने बोला, ठीक है। वो फाइल लेने के बाद मुझे देखने की इच्छा से मेरे कमरे में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक तरफ नीचे बैठी हूँ और ममता फ़ोन पर लगी थी। मेरे कपड़े गीले हुए थे और मैं सिसक-सिसक के रो रही थी। तब पिताजी को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ से बोला, ममता! ममता घबरा गई और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिर गया। मनोज काका ने मुझे गोद में उठाया। पिताजी बोले, नाम से ममता हो और ममता तुम्हारे दिल में लेस मात्र भी नहीं है। मेरी बेटी के कपड़े खराब हो गए हैं। वो गीले पेशाब के कपड़े से सिसक सिसक रही है। तुम अपने फ़ोन में लगी हो? वो हकलाते हुए बोली, साहब वो ज़रूरी फ़ोन था, अभी बदल देती हूँ। बेबी जी के कपड़े। पिताजी फिर तेज आवाज में बोले, दूर रहो, अब हाथ भी मत लगाना मेरी बेटी को। मेरी बेटी इसीलिए बीमार रहती है क्योंकि तुम उसका ख्याल नहीं रखा करती। चली जाओ यहाँ से। और मेरी नज़रों के सामने से पिताजी ने चेक में उसका वेतन भर उसकी उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। पिताजी इन सब को देख से गए। वो माँ की फ़ोटो के आगे रोते हुए बोले, सुमन तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख सकता। इतना बोल मुंह नीचे करके उदासी से बैठ गए। तब मनोज काका ने पिताजी से बोला, साहब उदास मत हो, आप कोई ना कोई और मिल जाएगी बेबी जी का ख्याल रखने के लिए। पिताजी बोले, नहीं मनोज, अब मैं किसी अजनबी के हाथों अपनी बेटी को नहीं दे सकता। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। तब पिताजी और मनोज काका दोनों सोच में पड़ गए। तब पिताजी अचानक चेहरे पर उम्मीद की चमक सी उभर आई। वो बोले, मनोज तुम ही इस समस्या का हल कर सकते हो। मनोज काका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो बोले, मैं कैसे साहब? पिताजी बोले, तुम मेरे सबसे पुराने नौकर हो। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी की परवरिश करे तो मुझे कोई चिंता नहीं और ना डर नहीं रह होगा। मनोज काका बोले, पर साहब मेरी तो खुद 3 साल की बेटी है। पिताजी बोले, मनोज और कोई नहीं जिस पर मैं विश्वास करूं। यहाँ और भी नौकर रहते हैं, उनमें कितने कमरे खाली हैं। तुम अपने परिवार के साथ यहीं आ जाओ
और हमारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। ये सुन मनोज काका सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। मुझे उस समय पगमाली काका को देकर पिताजी मनोज काका के साथ ऑफिस चले गए। शाम को मनोज काका ने अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ से सारी बातें बताईं। तब उनकी पत्नी आशा मौसी ने सोचकर बोली, अगर हम किसी बिना माँ की बच्ची की मदद कर सके तो इससे बहुत अच्छा होगा। इस मेरी ही बेटी की तरह, वो भी तो कितनी छोटी है। सारी तैयारी करके वो लोग अगले ही दिन मेरे हवेली पर आ गए। आशा मौसी ने पिताजी को भी एक आस की किरण सी दिखाई दी। उन्होंने सारी बातें समझते हुए बोले, आशा बहन, मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं, मेरे आप कोई नहीं, मेरा आप अपनी बेटी की तरह ही इसका भी ध्यान रखना, किसी सामान की कमी नहीं होगी। आशा मौसी बोली, साहब हम बस अपनी बेटी की तरह ही शिखा को भी समझते हैं, उसी की तरह उसका ध्यान रखेंगे और कोई लालच नहीं है हमें। आशा मौसी ने अपनी बेटी मीरा के साथ साथ मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखती थी कि मैं बस 5 दिन ही में ठीक रहने लगी। मेरे रोने की आवाज़ की जगह हवेलिया में मेरी किलकारियाँ गूंजने लगी और मीरा साथ में खेलते। सब ऐसे ही चलता रहा। हम बड़े होने लगे। समय के साथ मेरी शरारतें बढ़ती रहती थी। मीरा शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। मैं आशा मौसी के हाथ से ही खाना खाती, जिससे मीरा को खुद ही खाना पड़ता था। रात में जब मौसी हम दोनों के बीच सोती तो उन्हें बस अपनी तरफ का ही मुंह करने को कहती। मीरा को समय देने का मैं मौसी को समय ही नहीं देती थी। मैं एक बेटी की तरह उन पर माँ का पूरा हक दिखाती थी। पर मीरा ये सब देख के भी कुछ नहीं कहती। जो कपड़े खिलौने के उनके लिए आते वो भी मुझे भी पसंद आता और मैं जिद करके ले लेती और मीरा खुशी खुशी दे देती थी। जब भी मीरा माँ के साथ बैठती होती मैं उसे हटाकर खुद बैठ जाती। जो मुझे पसंद होता वो मैं कैसे भी करके ले लेती थी। मुझे खुद भी नहीं पता था मेरे में स्वार्थ की भावना पैदा होती जा रही थी और दिन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मैं मौसी पर इस प्रकार का हक दिखाती जैसे वो मीरा की नहीं, मेरी माँ है, जिसके कारण मीरा को मौसी बहुत कम समय दे पाती थी। मीरा अक्सर ये सब देख उदास रहती, पर उससे सहनशीलता और धैर्य बहुत था। वो कभी न मौसी से कोई शिकायत करती और न मुझसे नाराज होती। हम दोनों का पिताजी ने लखनऊ के बड़े स्कूल में भर्ती करा दी। हम दोनों ही बहुत खुश थे स्कूल जाने के लिए। स्कूल के बस से हम दोनों स्कूल जाते। वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे होते जो बेवजह ही परेशान करते। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, उन सब से लड़ जाती। मीरा मुझे बार बार नज़रअंदाज करने को बोलती। इन सब में मेरे लड़ने का गुस्से वो मीरा पर उतार देती, वो उसे मार देते। इसी कारण स्कूल के पहले ही दिन मेरे लड़ने की शिकायत घर पहुंच गई, जिससे पिताजी बहुत नाराज हुए। मौसी से उन्होंने बोला, मीरा की तरह इसे भी थोड़ा शांत रहने और समझदारी सिखाओ। मौसी ने मुझे समझाया, पर उन्हें भी मेरे गुस्से और जिद के बारे में पता था, जिसके कारण उन्होंने मीरा को समझाया कि वो शिखा को इन सब चीज़ों से दूर रखे। वो बोली, मीरा तू समझदार है बेटी, तू भी ध्यान रखना। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया, बोला, आगे से शिखा की शिकायत नहीं आएगी माँ। हम दोनों स्कूल जाते समय स्कूल का काम मीरा कर देती, बदले में मुझसे किसी से लड़ाई ना करूं इसका वादा ले लेती। मेरी जिद में हमेशा वो मेरी बहुत मदद करती, पर मैं उससे इस स्वभाव का बहुत लाभ उठाती थी। पर ये सब जल्दी ही रिजल्ट में दिख गया। मेरे नंबर बहुत कम थे, वहीं मीरा प्रथम आती थी। पिताजी और मौसी जी सब उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। पिताजी ने उसे खुश होकर बहुत प्यारी गुड़िया दी। मुझसे ये देखा ना गया। मैंने रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया। वो गुड़िया लेने की जिद
कि पिताजी ने बहुत डांटा और बोला, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं फिर भी ये सब कर रही है। मैं और ज़्यादा रोने लगी, जिससे मौसी ने मीरा से वो गुड़िया मांगी पर मीरा ने मना कर दिया। मौसी ने बहुत समझाया प्यार से, पर वो मना कर रही, जिसके कारण मौसी का गुस्सा आया और थप्पड़ मार दिया। मीरा ने वो गुड़िया दे दी और रोते हुए वहाँ से गार्डन में चली गई। मैं वो गुड़िया लेकर शांत हो गई, पर मौसी ने को आज वो गुड़िया लेके शांत हो गई, पर मौसी को आज बहुत पछतावा हो रहा था अपनी बेटी पर हाथ उठाकर। वो मीरा को खोजती हुई गई गार्डन में गई। मीरा सिसक कर रो रही थी। मौसी ने उसे प्यार से सर पे हाथ फहराया और बोली, बेटा शिखा की माँ नहीं है, इसीलिए उसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तू तो मेरी प्यारी सी बिटिया है, मेरी माँ को अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी क्या? मीरा माँ के गले लग गई। इस तरह ना जाने कितनी बार उसे मेरे जिद के आगे झुकना पड़ता और वो खुशी खुशी झुक जाती थी। मीरा को जैसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। मैं उसके हक का कई बार छीन लेती, पर वो कभी नाराज़ नहीं होती। मेरे कारण न जाने उसे कितने दुख सहना पड़ता था। स्कूल में उसके जितने भी नए दोस्त बनते, उन्हें बहुत से उपहार देकर मैं उसे दूर कर देती थी। मैं बस यही चाहती थी कि वो बस मेरे ही दोस्त रहें, किसी और के मैं उन सब बने न ही देती। अपने स्वार्थ के कारण मैंने न जाने मौसी को मैं मीरा को समय ही नहीं देने देती। वो सब जब मेरी मीरा के साथ होती तो उसके पास चली जाती, उनके हाथ से ही खाना खाती और उनकी लोरी से ही सोती। इन सब में मीरा अपनी माँ के प्यार को तरसना स्वाभाविक था। वो अपना ज़्यादा समय अपने पिता मनोज काका के पास बिताती थी। वो भी जितना हो सके मीरा को खुश करने में सारे प्रयास करते। वो अकेले मीरा को समझाया करते, बेटा कभी भी अपनी ये खुशियाँ की तुलना किसी और से मत करना। इंसान की खुशियाँ उसके सोच से होती है। ना जाने किसी बहुमूल्य वस्तु में इंसान की अपनी छोटी छोटी चीज़ों में कभी बड़ी खुशियाँ देखनी चाहिए। हम मिलने वाले दुख के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कभी अपने दुख और कामयाबी का जिम्मेदार किसी और को नहीं देना चाहिए। इन सब में मेरे पास बस आशा मौसी ही थी। मेरे पास मेरी माँ भी। पिताजी को अपने काम से समय नहीं मिलता था। आज भी याद है, हमें एक बार पिताजी जयपुर गए थे अपने काम से, साथ में मनोज काका को भी ले गए थे। वहाँ से पिताजी ने मेरे लिए बहुत महंगे खिलौने और उपहार खरीदे और मनोज काका ने भी मीरा के लिए मिट्टी के दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा लिया। जब घर आके उन्होंने वो सब उपहार दिए और बोला, इसमें से कुछ मीरा को भी दे देना, पर मुझे वो सब पसंद थे, इसीलिए मीरा को मैंने कुछ भी नहीं दिया। पर जब मीरा को मनोज काका ने मिट्टी का दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा दिया तो मुझे उसे भी लेने की चाह हुई, पर मुझे पता था इस बार अगर मैंने जिद की तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। मैं अपने खिलौने में लग गई, पर मेरा ध्यान मीरा के खिलौने पर ही था। फिर भी मैं मीरा के पास गई और बोली, चलो दोनों साथ में खेलते हैं। मीरा मान गई। हम साथ खेल रहे थे, अचानक मैंने उसका वो मिट्टी के गुड़िया हाथों से छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गए। मीरा ये देख चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या किया? वो पिताजी बहुत प्यार से लाए थे मेरे लिए। मैंने बोला, जानबूझकर नहीं किया। वो बहुत उदास हो गई और रोने लगी। मौसी आई तो मैंने बोला, मेरे से गलती से हो गया। वो मीरा को चुप कराने लगी। इस तरह से हमारा बचपन बीता और हम दोनों साथ में एक ही घर में एक ही माँ के प्यार से बड़े हुए हैं। सब कुछ हम दोनों के साथ होने पर भी मैं मीरा से अलग ही थी। ना तो मेरा गुस्सा कम हुआ, ना ही मेरी जिद। मीरा अपने अच्छे नंबर के कारण लखनऊ के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप से प्रवेश मिल गया, पर मेरे नंबर अच्छे नहीं होने के कारण भी बड़े धन राशि फीस
के नाम पर दी गई, जिससे मुझे प्रवेश मिल गया। अब हम दोनों कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। पिताजी जैसे जैसे और ज़्यादा सफलता प्राप्त करने लगे, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बन गए थे। इसी चिंता से पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भी लगा दिए, जो हमेशा हमारे साथ में ही लगा रहता था। कॉलेज में मेरे बहुत से दोस्त बने। मीरा मेरा साथ बस साथ आने और जाने का था। कॉलेज में मैं उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि वो अपने ज़्यादा समय क्लास और पुस्तकालय में बिताती थी। उस कॉलेज में सभी बड़े घरों के लोग भी आते थे। ऐसे में जिन्हें स्कॉलरशिप से प्रवेश मिलता था, उन विद्यार्थियों को कॉलेज के अमीर घरों के लड़के और लड़कियां प्रवेश किया करते थे। इसीलिए मीरा इन लोगों के बचने के लिए बस क्लास और पुस्तकालय में ही रहती थी। मैं अपने ही जैसे दोस्त के साथ रहती थी। हम लोग बस कॉलेज के कैंटीन में मस्ती किया करते थे। पढ़ाई के नाम पर बस बैग और कुछ किताबें होती थी। मैं एक अमीर और बड़े घर की लड़की थी और मेरे बॉडीगार्ड थे। इसीलिए मैंने रैगिंग के लिए किसी से हिम्मत नहीं थी, बल्कि मुझे मेरे सीनियर्स ने दोस्ती करके मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मुझे भी बहुत मज़ा आता था उसके साथ बाकी के लोगों की रैगिंग लेने में। एक बार मीरा किताबों के लिए क्लास की ओर जा रही थी। मेरे ग्रुप में उसे रोक लिया। मैं ये सब दूर से देख रही थी। मैं उन्हें मना करना जा रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरे कदम रुक गए। मैं वहीं रुक गई, सब कुछ देखने लगी। उन्होंने मीरा के हाथ से किताब ली और उससे अपने हाथ से ही लड़के से बोलकर दूर एक पत्थर पर पन्ने कुर्सियों पे रखवा दिया और बोला, जाओ उसे लेकर आओ। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मीरा किताब लेने के लिए जाने लगी तो उन्होंने फिर से उसे रोक लिया और एक रुमाल उसकी आंखों पर बांध दिया और बोला, अब जाओ लेकर आओ। मीरा बहुत घबराई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो एक नौकरानी की लड़की मेरी दोस्त है। मीरा लड़खड़ाते हुए उसे और जाने लगी। वो बार बार ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ये सब देख तो बहुत लोगों को बहुत मजाक बना रहे थे। मीरा धीरे धीरे उस ओर पहुंच रही थी। अचानक उसके पैरों से एक पत्थर टकराया, जिसे वो गिरने वाली थी कि उसे किसी मजबूत हाथों में थाम लिया। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक था। मीरा अपने आंखों से वो पट्टी हटाने वाली थी कि पीछे से उन लड़कों ने आवाज़ लगाई, बिना किताब उठाए पट्टी नहीं खोल सकती। वो रुक गई। उसमें से उस लड़के के हाथ को छुआ था। उसके हाथ में कलाई में चैन के ब्रेसलेट थे। वो जानना चाहती थी कि मदद किसने की। अब उस लड़के की उसकी ओर रखी किताबों के बीच 3 कदमों का फासला था, जिसे उससे पूरा किया और आंखों से वो बंधा हुआ रुमाल हटाया, पर उसे वहाँ के पास कोई भी नज़र नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगी, बस उन सीनियर्स के अलावा कोई आसपास नहीं था। मीरा वहाँ से अपनी किताब लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं वहाँ पहुँची और मदद करने बोली। लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि एक मिडिल क्लास का लड़का है, रोहन। अपनी दादी के साथ रहता है, बहुत सीरियस रहता है। उसकी बॉडी देखकर कोई इसे पंगा नहीं लेता। उसका प्रवेश भी स्कॉलरशिप से हुआ है। मीरा ने वहाँ खड़े बाकी की लड़कियों से उस लड़के के बारे में पूछा, जिससे किसी से कुछ पता नहीं चला। मुझे मीरा के स्वभाव के बारे में पता था। वो उसको धन्यवाद करने के लिए उसे खोज रही थी। हम घर पहुँचे तो मौसी ने हम दोनों से दिनों के बारे में पूछा। तब मैंने बोला, ठीक रहा। मीरा को परेशान देख मीरा से भी उन्होंने बोला, क्या हुआ मीरा, आज तो कुछ हुआ क्या जो कॉलेज में? तब मीरा ने सारी बातें बता दी। मौसी ने मेरे से पूछा, तुम कहाँ थी? मैं हकलाते हुए बोली, वो मैं तो क्लास में ही थी। माँ ने बोला, कोई बात नहीं, कभी न कभी ज़रूर मिलेगा तो उसे कॉलेज के
कॉलेज जब भी वो लड़का मिले तो उसे ज़रूर धन्यवाद बोलना। चलो अब खाना खा लो दोनों लोग। मीरा अभी भी सोच रही थी कि वो लड़का कौन था। वो खोई खोई सी रहती थी। एक रोज़ हम दोनों कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। मैंने अपने बॉडीगार्ड से पता करने को बोला तो वो बोला 3-4 लोगों ने लड़ाई हो रही थी है। हम दोनों ने पास जाकर देखा तो एक चौंक गई। वो रोहन था, वही जिसने मीरा की मदद की थी। मीरा ने उसे देखा नहीं था तो उसने पहचाना ही नहीं। वो बोली, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कोई गुंडा लगता है। मैंने भी मीरा को कुछ नहीं बताया। हम कॉलेज पहुँचे। जब क्लास शुरू हुई तब बीच में क्लास में रोहन आया। उसने शरीर पर हल्की चोट के निशान थे। मीरा बोली, ये हमारे क्लास में है, हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। सर ने उसे बोला, ये क्या समय है आने का। उसने बहुत बेरुखी आवाज़ से सॉरी बोल दिया और अंदर आके बैठ गया। फिर सर ने कुछ न कहा। हमने अपनी क्लास ली और फिर मीरा पुस्तकालय में चली गई। अपने काफ़ी सारी किताबें ली और क्लास की ओर चल दी। ठीक से न देखने के कारण वो किसी लड़के से टकरा गई। सारी किताबें नीचे गिर गई। वो सारी बोलते हुए किताब समेटने लगी। उस लड़के ने भी मदद की किताब उठा के सस देने में और उसकी ओर बढ़ी। उसने जब नज़र उठाई तो देखकर चौंक गई। वो गुंडा ही था। वो डर से बिना कुछ बोले उसके हाथ में जितनी किताबें थी सब ली और तेजी से चल गई। रोहन ने आवाज़ लगाया, जितनी किताबें थी सब ली और तेजी से चल गई। रोहन ने आवाज़ लगाया, हेलो सुनो, पर वो बिना पीछे देखे तेजी से क्लास में चली गई। वहाँ जाके उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कहीं और आ तो नहीं रहा। फिर एक ठंडी सी सांस ली और किताबों को देखने लगी। उसने एक किताब ऐसी थी जिसमें उसमें नहीं ली थी। उसने उसे खोला। उसने कोई बिल रखा था रोहन का नाम का। वो समझ गई कि किताब उसी लड़के की है। वो जैसे ही वापस करने के लिए मुड़ी तो रोहन उसके सामने खड़ा था। फिर वो चौंक गई। वो बोला, उस दिन हमारी आंखों पे पट्टी थी, आज क्या कान बंद कर दिए थे। जो इतनी देर से आवाज़ लगा रहा था मेरी किताब के लिए, तूफान की तरह ली आई। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसे बिना कुछ बोले किताब सामने रख दिया। वो किताब लेके चला गया पर मीरा सोच में पड़ गई। उसकी किताब में आगे की कहानी अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। अगर भी कहानी पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।